बच्चे रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल होता क्या है, रूरल से हम क्या समझते हैं? विलेजेस, यस। मतलब जहाँ पे भी म्यूनिसपैलिटी, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कितने 10,000 से कम होती है बेसिकली, उसके आउटस्कर्ट्स पे हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, रूरल एरिया है, राइट। तो मीनिंग क्या है बच्चे, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, नॉट जस्ट बड़ी हम कहेंगे बस कि हमें विलेज को डेवलप करना, तेरे वो नहीं है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है, that focuses on action of development of areas that are lagging behind in the overall development। सिर्फ एक ही चीज में नहीं, कि हम कहें कि जी रोड्स नहीं है देते हैं वहां पे, या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, आउटलुक, एवरीथिंग, दे लैकिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट वन स्पेयर, राइट। ठीक है, फिर फोकल एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वही बातें हैं जिसमें वो लैक कर रहे हैं, वहां पे हमें ध्यान देना है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ये तो अभी हमने बोला ही है ना। क्या क्या चीजें कि आप खुद सोचो ना बच्चे, अगर कभी आप ऐसे एरिया से गुजरते हो या आप जाते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, कितने अच्छे स्कूल्स नहीं है, इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स जितने हमारे यहाँ पे हमें दिखते हैं वैसे नहीं है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, कुछ भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ईच लोकेलिटी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मतलब जो चीजें क्या करते हैं बच्चे अपने आप में, मतलब विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग प्रोडक्टिव, का मतलब ये है कि जो या तो सेल्फ रिप्रोड्यूसिबल है या हेल्प करता है, ये कैपिटल गुड्स इज एन एग्जांपल, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बात करी हमने, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं अब मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी पढ़ रहे हैं, कितने बड़े बड़े कोर्सेज चल रहे हैं आजकल मार्केटिंग एग्रीकल्चर इन एरियाज में। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, क्या वहां पे इस तरह की डेवलपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजीज हमें देखने के लिए मिलती है? आंसर इज नो। तो हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है बच्चे, सिर्फ एक चीज पे कि इन सब चीजों पे? सब पे, है ना। स्पेशल फीचर्स ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या था, उठाना, एलिवेट करना, है ना, एलिवेट मीन्स टू उठाना। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वीकर सेक्शंस। अब मेन बात क्या है, कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करना क्यों चाह रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं? मेन जो ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम आज तक नहीं हटा पाए हैं, दैट इज पॉवर्टी। तो कह रहे पॉवर्टी हटा के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, इंक्रीज करो। तो दोबारा से स्टार्ट करो बच्चे, हमने क्या किया है अभी, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें विलेज एरियाज को, एक तो पहली बात है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, सिर्फ ये नहीं कि मैं सिंपल एक वर्ड में बोल सकती हूँ पॉवर्टी नहीं, हाँ पॉवर्टी है, ठीक है। या फिर कह रहे कि एक चीज नहीं है वो, पॉवर्टी भी जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, राइट। तो कह रहे हैं उस पे हमें फोकस करना है कि कैसे इसको हमारे को बेटर करना है, जो रूरल एरिया है उसको कैसे बेटर करना है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करना है। तो कह रहे हैं उसके ये डिफरेंट फोकल पॉइंट्स है, फोकस एरिया, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स के एरिया में जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ कह लो, सैनिटेशन हो गया, और बोलो क्या क्या पढ़ा है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नंबर टू, यस, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंड रिफॉर्म्स, वेरी गुड। एंड लास्ट हमने बोला कि पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, राइट। तो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब हमने पहले तो पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट है क्या, फिर हमें कहा कि यार प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, कौन से ऐसे एरियाज है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान भी रख लिया हमने, प्रॉब्लम तो डिटेक्ट कर ली, अब उसको सोल्यूशन कह रहे हैं डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज लेड डाउन हियर। Rural development aims at comprehensive changes and improvement of rural life in all aspects. Some of the areas which are challenging and needs fresh initiative for development in India include, number one is development of human resource. ये हमने बात करी थी जब हमने लास्ट चैप्टर किया था ह्यूमन रिसोर्स का, तो हमने वहां पे बात करी थी कि ह्यूमन रिसोर्स को आप बेटर करो तो उससे क्या होगा बेटा, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा एंड वेलफेयर भी बढ़ेगा। याद है हमने कहा था कि एजुकेशन में स्पेंड करो, हमने कहा था कि हेल्थ केयर पे स्पेंड करो।
तो अगर एजुकेटेड इंसान है तो वो फिजिकल कैपिटल को यूज कर सकता है अच्छे तरीके से, है ना, उसी को तो वही इन्वेंशन इनोवेशंस ला पाएगा, वही तो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। फिर हमने कहा था कि इंसान जो कि बीमार नहीं है, जो कि साउंड बॉडी का है, साउंड माइंड का है, सो ही विल बी एबल टू अर्न मोर देन अ बीमार इंसान, राइट। तो यही बात है बच्चों। कह रहे पहली चीज तो डेवलप करो किसको, ह्यूमन रिसोर्स को। कैसे? पढ़ाओ, ठीक है, पे प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, स्पेशली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड बेटर फॉर मोर अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड सैनिटेशन। तो दो चीजें वही है, पढ़ाई और दूसरा हेल्थ। और हेल्थ कैसे हो सकती है? प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, प्रॉपर गुड कंडीशंस ओवरऑल, राइट, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, घर पे भी साफ सुथरा होना चाहिए सब कुछ, राइट। तो कहाँ कहाँ पे बच्चे हमें हेल्थ फैसिलिटीज बेटर करनी चाहिए? वर्क प्लेस एंड होम बोथ, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाएगी हमारी? इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रेडिट, बैंकिंग, जितनी भी सर्विस सेक्टर है वो सारे ये आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। तो कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड स्पीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज। अब तो काफी इंप्रूवमेंट है, राइट। अब देखोगे कहीं ना कहीं रोड्स तो फिर भी अच्छी हो ही गई है, चाहे बहुत वाइड रोड्स नहीं है, पर फिर भी बहुत कम जगह है जहाँ पे सिर्फ कच्ची रोड्स होंगी, ज्यादातर पक्की रोड्स होंगी, राइट। फिर बेटर फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो भी हम ढूंढ रहे, मतलब रिसर्च का मतलब क्या है? हाउ टू इम्प्रूव योर एग्रीकल्चर एरिया, राइट, कि हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम लैंड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम कीड़ा नहीं लगने देंगे, कैसे हम जो इतना ज्यादा पहले रिलायंस ऑन वो थी वाटरफॉल थी, रेनफॉल सॉरी, अब वो काफी हद तक कम है, राइट। या अगर आप से सपोज फ्लड आ जाए तो हमारे को उसको उसके साथ कैसे डील करना है? तो ये सारे क्या बच्चे एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर ही है। एक्सटेंशन मींस हाउ टू इम्प्रूव योर एग्रीकल्चरल एरिया, है ना। क्रॉप रोटेशन करो, उसके बाद स्टेप फार्मिंग करो, जो टेरेस फार्मिंग, यस, ये सारी चीजें करो। एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मतलब जितनी हो सके आसपास एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, ठीक है। तो दो चीजें हमने क्या क्या पढ़ी बच्चे? पहले तो अपना ह्यूमन कैपिटल को बेटर करो, और दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में तो हमें पता है दो ही चीजें, लिटरेसी एंड हेल्थ, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या है? रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग, क्रेडिट सर्विस, मार्केटिंग, यस, ठीक है आदित्य। फिर बच्चे लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म्स चैप्टर आईडी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, यस, रिफॉर्म्स थे। तो इसमें इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड रिलेशंस, actualization of goals of land to the tillers, improvement of socio-economic conditions of rural people by widening their land base and increasing agriculture productivity and production। कह रहे पहली चीज तो लैंड रिलेशंस की एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? Elimination of exploitation in land relations, yes, मतलब कोई भी अगर ओनर है और जो टेनेंट है बेटा, उसके बीच में अगर टेनेंट को एक्सप्लॉइट ना किया तो कह रहे हैं उसको खत्म करो, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी ना, एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था, इसको फिनिश करो, जो लैंड रेवेन्यूज इतने हेवी अब लगा दो। दूसरा बचा एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल टिलर्स, वो जो हम कह नहीं रहे थे कि टिलर्स ऑफ द लैंड को ही लैंड दिया गया था, याद है हमारे मेजर्स में था। तो कह रहे वो एक्चुअल में इसको इन्फोर्स करो और टिलर्स को जो है लैंड पकड़ाओ, राइट। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। उसके बाद हमने ये बात भी करी थी कि गवर्नमेंट ने फ्रैगमेंटेड लैंड्स को कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे लोगों को दे दिया था, और जो लैंडलेस लोग थे उनको प्रोवाइड किया था। कैसे? जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा थी उनसे लेके उनको दे दिया था जिनके पास कम है, याद है? हाँ, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं यहाँ पे करो। और लास्ट है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन थ्रू HYV। यस, तो कह रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, उसको यहाँ पे इन्फोर्स किया जाए। नंबर 3, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। कह रहे पॉवर्टी को एलिवेट, इरेडिकेट कर दो, बेसिकली इरेडिकेशन, ठीक है ना, कि जस्ट रिमूव इट, है ना।
एलिवेट ई वाला जो होता है दैट मीन्स टू रेज, एंड एलिवेशन ए डबल एल वाला होता है कि इरेडिकेट मतलब कि खत्म कर दो, ऊपर जो टॉप मोस्ट है उसको सॉइल का रिमूव कर दो, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एज स्टेटेड अर्लियर अराउंड 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, so there is a serious need for taking serious steps for elevation of poverty and bringing significant improvement in the living conditions of the weaker section. तो कह रहे कितने परसेंट लोग उसमें पॉवर्टी में, 22%, 22%। तो कह रहे अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। कैसे स्टेप्स, जो ऊपर लिखे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करो सबको, हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करो, फिर एग्रीकल्चर सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर करो। उसके अलावा हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करो, तो हमारी पॉवर्टी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी। Development of productive resources of each locality to enhance opportunity of employment, particularly other than farming. कह रहे हैं अब तुम क्या करो कि इक्वालिटी की जो हम बात करते आए हैं, क्या हर सेक्टर को इक्वली हमारे को डेवलप करना चाहिए। कह रहे करो, कैसे करोगे, एम्प्लॉयमेंट देके लोगों को। लेकिन क्या फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट देनी, नहीं, फिर तो वो कौन सी वाली एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। कह रहे हमें वो नहीं करना, हमें एक्चुअल में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, बट अदर देन फार्मिंग। यस, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज क्रेडिट इन रूरल एरिया, नीड फॉर रूरल क्रेडिट। बताओ रूरल क्रेडिट, क्रेडिट जो है रूरल एरियाज में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, नेक्स्ट व्हाट एल्स? बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होता है बिटवीन बच्चे, जेस्टेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं। हम कहते हैं हमने आज प्लांट किया, सीड्स लगाए, ठीक है, पैसे तो आज चाहिए, लेकिन क्या उसके पैसे आज के आधे आ जाएंगे? जैसे आप हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, आज हमने सामान ले लिया तो हमें पता है आज ही बेच के या कल बेच के या महीने के अंदर बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम चुका। लेकिन यहाँ पे जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि इनपुट से आउटपुट की जो कन्वर्जन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो कह रहे हैं आज अगर मैंने पैसे लगाए, बीज बोया, तो पैसे तो आज चाहिए, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट या पैसे कब मिलेंगे शुभांकर? बहुत टाइम बाद, हो सकता है 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, वी डोंट नो, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कितना कितना है। तो कह रहे हैं जेस्टेशन टाइम बिटवीन क्रॉप सोइंग, जब हमने बीज बोया, एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर हार्वेस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। मतलब हार्वेस्ट मतलब जब हमने उसको सिक्योर करा लैंड से और बेचा, तो उसके बीच में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कि कौन से क्रॉप के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है। तो जो पैसे पहले लगाने पड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो मुझे पहले करनी पड़ रही है, लेकिन पैसा तो बाद में मिल रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें उस क्रॉप के लिए लगाना, फिर उसका ध्यान रखना, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। एक तो उस वजह से हमें रूरल क्रेडिट चाहिए होता है। दूसरा क्या बच्चे, दिस फोर्सेस द फार्मर्स टू बोरो मनी टू मीट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस टू डे नर्चर एज वेल एज फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। कह रहे हैं कि क्या सिर्फ फार्मर्स को लैंड लैंड के लिए पैसे चाहिए कि सीड के लिए? सीड के लिए मतलब उससे फर्टिलाइजर्स के लिए, लेकिन अपने खुद के घर के खर्चे भी तो हर रोज के, कोई मर गया, कोई कुछ भी हो गया, तब भी तो कह रहे हैं उन सब चीजों के लिए भी, उन सब रिलीजियस सेरेमनीज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो करते हैं नई फसल की जो पूजा वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें भी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उन सब के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, पैसों की जरूरत पड़ती है। बसंत होती है, बैसाखी होती है, बैसाखी वेन्यू, फिर वो बीट हमारे घर में बनता होता है ना पंजाबी में, तो क्या है क्या, हाँ, ओनम उनका, हाँ साउथ इंडियन का होता है, उसमें भी वो पूजा करते हैं, पता नहीं कितने कितना टाइम पीरियड कितना करते हैं, मैंने उस दिन सुन तो नहीं दिया। हाँ, 1 महीना तक उनकी पूजा चलती है कोई, ठीक है बच्चे। लेकिन वो साउथ इंडियन का है, जो बैसाखी है वो पंजाब वाली साइड पे होती है, पंजाब हरियाणा। हम लोगों की जब वीट, जब हम वीट कहते हैं ना, नई कनक आई अगर वाले कहते हैं, तो उसका आटा बनता है, कभी कुछ होता है ऐसे ना, और शायद आई डोंट नो, मेरे घर में तो बनता था आटा, आटे का हलवा। तो वो इसके लिए होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसके लिए जो भी पैसा चाहिए, तो अभी तो क्रेडिट ही लेना पड़ेगा ना, वाई, बिकॉज तुमने खुद ही कहा कि फार्मर्स के पास तो पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या इनफॉर्मल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल क्या हो गया, बैंक्स वगैरह हो गए, लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे फार्मर्स हैं जो कि बैंक के पास जाने से डरते हैं।
वो क्या करेंगे, इन लोकल लोगों से जो इनफॉर्मल सोर्सेज है उनसे पैसा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी बोलते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर नंबर वन मनी लेंडर्स। मनी लेंडर कौन होते हैं? हाँ, जिसके जो जो कि पैसे सिर्फ काम ही कर रहा है, ब्याज खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ब्याज पे, और सी बात कहते तुम पैसे दे देना, है ना, बाद में नहीं हो रहा तो ब्याज खा रहा है, और जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने जो भी चीज गिरवी रखी है उसको ले लेगा वो, ठीक है। तो मनी लेंडर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। द पेजेंट्स, पेजेंट्स कौन होते हैं? काम करने वाले, यस, फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एग्जॉर्बिंट वेरी हाई, बहुत एग्जॉर्बिंट में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, exorbitant rates of interest. Quite frequently their accounts are manipulated without their knowledge. उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनके अकाउंट्स में हेरा फेरी भी ये लोग कर लेते हैं, मनी लेंडर्स। दूसरा बच्चे रिलेटिव्स, और कुछ नहीं तो किसके पास जाओगे? रिश्तेदारों के पास प्लीज पैसा दे दो। Cultivators borrow funds from their own relatives in times of crisis. These loans are kind of informal loans and carry no interest and are normally returned after harvest. Cultivators कौन है? जो कल्टिवेशन कर रहे हैं लैंड, यही फार्मर्स ही हो गए। वो क्या कर रहे हैं, कह रहे पैसे लेते हैं अपने रिलेटिव से जब उनको पैसों की एकदम जरूरत पड़ती है खड़े पे, ठीक है। लोन आर काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स एंड कैरी नो इंटरेस्ट। इसके ऊपर क्या, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं क्या रिलेटिव्स को? यूजुअली नहीं, कई ले भी लेते हैं बट यूजुअली नहीं, इसलिए उनसे लिया जाता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, बेटा ट्रेडर कौन हो गया? जो खरीद रहा है या बेच रहा है माल। कमीशन एजेंट कौन हो गया? जो बीच में ये सेल और परचेज करवा रहे हैं, middlemen. They provide credit to peasants on mortgage of crop at high rates of interest on a condition that the crop will be sold to them at lower prices. अब उनको कहा जाता है कि ठीक है, तू ऐसा कर, ये जो तूने करनी है कल्टीवेशन तो कर ले, मेरे से पैसा ले ले, लेकिन इंटरेस्ट रेट पे मैं ज्यादा लूंगा, इंटरेस्ट रेट में ज्यादा लूंगा, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। एंड इस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि तू मुझे सस्ते पे जैसे माल में खरीदूंगा क्रॉप्स का, ठीक है। फिर से देखो, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू पेजेंट्स, पैसे दे रहे हैं ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स, कहते हैं कि अगर तू पैसा ना लुटा पाया तो तेरा जो क्रॉप है वो मैं रख लूंगा एट एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट तो ऑब्वियसली लेंगे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन अ कंडीशन दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पहले वाले में तो मनी लेंडर है जो कि उसको क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, ब्याज खाने के बीच में बैठा है, वो कहता है हाई रेट ऑफ या एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा दे देता है, ठीक है। दूसरा अच्छे रिलेटिव्स जो कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं और हमारी दुख भरे टाइम पे हमारी मदद करते हैं, जो कि किताबी हिसाब से है, ठीक। तो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है बेटा हमारे पास? आए थर्ड ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये नाम से बता रहे ट्रेडर मतलब जो कि ट्रेड करेगा इन सामान में, या फिर कमीशन एजेंट जो खरीद के आगे किसी को देगा। तो कह रहे ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारे को लोन देते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें क्या करेंगे बच्चे, तुम्हारे पैसे ले लो, लेकिन अगर तुम पैसे ना लौटा पाए ना तो हम ये जो तुम्हारा सारा क्रॉप है ना ये मेरे पास गिरवी रखो, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है कि अगर तुम पैसे ना दे पाए तो ये जो क्रॉप है, ये जो फसल है, ये मेरी हो जाएगी। दूसरा क्या है, कुछ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है, ट्रेडर्स कहते हैं कि तू क्या करेगा ना, मुझे क्योंकि मैंने तेरे को पैसे दिए थे ना हार्वेस्टिंग के लिए, तो तू मुझे जो माल बेचेगा ना मुझे ही देगा और मैं जैसे सस्ते में खरीदूंगा, समझ गए। Last is rich landlords, बेटा। Small as well as marginal farmers tenants take loan from landlords for meeting their financial requirements. अपने landlord से ये पैसा ले लेते हैं बच्चे उधार। So landlords also charge high rate of interest on such loans and exploit the peasants, particularly small farmers and tenants. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल में सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है फार्मर्स की, तरीके से सिर्फ रिलेटिव्स नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या फॉर्मल सोर्सेज, कौन होगा बच्चे? बैंक्स, वेरी गुड, ठीक है। तो नबार्ड, ठीक है, या फिर नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? NABARD, नेशनल बैंक रूरल डेवलपमेंट, यस।
नेशनल बैंक ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यस बेटा। तो कह रहे वेरियस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, कैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेट कर लेते थे क्योंकि वो तो अनपढ़ थे, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चे 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुई बैंक्स की, ठीक है, मेजर नेशनलाइजेशन वाज डन इन 1969 बेटा, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट various agencies beta. Nationalization of banks in 1969. Nationalization refers to the transfer of public sector assets to operate or owned by state or central government. मतलब यहाँ पे nationalization का मतलब ये क्या है, जो प्राइवेट बैंक्स थे उसको किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, वेरी गुड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। देखिए इन इंडिया द बैंक्स which were previously functioning under private sector were transformed to public sector by an act of nationalization and thus nationalized banks came into existence. But क्या ये अभी तक नेशनलाइज है क्या प्राइवेट हो चुके हैं, दोबारा से प्राइवेटाइज हो चुके हैं? रीजन क्या है, क्योंकि ये इतनी अच्छी वो नहीं कर पा रहे थे, एक तो क्या फेल हो रहे थे, इनको कोई प्रॉफिट्स नहीं थे, दूसरी चीज क्या, कोई कस्टमर सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। शुभांकर, ठीक है, banks were nationalized because the banks were mainly catering to the needs of big business houses and large industries, ठीक है, while agriculture and small scale industries were lagging behind। तो मेन कारण जो है कह रहे नेशनलाइजेशन का ऋषभ ये था कि ये जो बैंक्स है ना, जो प्राइवेट बैंक्स थे वो सिर्फ अपना क्या करते थे, पैसा कमाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था बाकी सब चीजों से। तो कह रहे इस वजह से नेशनलाइज किए गए बैंक्स, और जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे। नींद आ रही ऋषभ? दूसरा, द लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री नियरली डबल्ड बिटवीन 1951 to 1968 from 34% to 68% even as agriculture received less than 2%। कह रहे कमर्शियल बैंक्स ने इस टाइम पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में, बिफोर नेशनलाइजेशन 1951 से 1968 तक क्या करा, डबल तो कर दिया क्रेडिट, लोन तो बहुत ज्यादा 38 से 60 सॉरी 34 से 68% हो गया, पर फिर भी एग्रीकल्चर को कितना था, ओनली 2%, ओनली 2%। बच्चा फिर उसके बाद, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स, इंडियन गवर्नमेंट nationalized 14 major lenders in this and accounted for 85% of the bank deposits in the country at the same time। तो उन्होंने क्या किया फिर बच्चे, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। कितने बैंक्स को बच्चे, 14 लोग, 14, यस। फिर उसके 6 more banks were later nationalized in 1980। Government established the institutional sources with the objective to provide adequate credits to farmers at cheaper rate of interest। मेन कारण क्या था, आप खुद सोचो कि एक तो क्रेडिट मिले और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो खत्म हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, यस। दूसरा है टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। और दूसरा क्या था, क्यों क्यों अंशिका ये क्रेडिट देना चाहते थे बेटा? इंटरेस्ट रेट थे और दूसरा ताकि वो प्रॉफिट, यस, एंड उनको एक्सप्लॉइटेशन और वो ग्रो हो सके, यस बिल्कुल वही है बेटा, कि उनकी इनकम जो है मैक्सिमाइज हो सके। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज अगर सुनो, और नबार्ड, ठीक है। तो बच्चे इसमें सबसे बड़ा कौन है, नबार्ड है वैसे लेकिन हम पढ़ेंगे तो सारे ही। आज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, बताओ मुझे, आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या थी, प्लस 2 कर रहे हो, हाँ बताओ। पैसे करते हैं और फिर लोन ले लेते हैं एक दूसरे को और उनके रिकॉर्ड के बेसिस पे बैंक में वेरी गुड। ऐसे ही होता है, क्या होता है ना, अपने खुद के वेलफेयर के लिए, स्मॉल कम्युनिटी अपने खुद के वेलफेयर के लिए, से सपोज आप लोग हो, सबके पास थोड़ा थोड़ा ही पैसा है लेकिन हर एक को चाहिए ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, पूल इन कर लेते हो सारा पैसा, ये भी पैसा लाएंगे ये भी लाएंगे, सारे सारे बच्चे इकट्ठे पैसा लाओगे, फिर क्या करते हो, या तो इकट्ठे ही काम पे लगाते हो, या फिर अगर से सपोज अभी शुभांकर को पैसों की जरूरत है तो आप उसको पैसा दे दोगे कि तू लगा ले, नेक्स्ट टाइम जब हम लगाएंगे तो उसके बाद आदित्य ले लेगा, फिर ऋषभ ले लेगा, एंड सो ऑन, सारे लेते रहे, राइट। तो जब बच्चे वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सिविल भी इस तरीके से बेटर है ना कि आप दे रहे हो ले रहे हो और आप बेटर कर रहे हो, तो उसकी वजह से अगर आपको फॉर्मल बैंक्स के थ्रू अगर लोन लेने ना, तो वो भी आपको अच्छे रेटिंग पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इज टू लिबरेट द Indian peasantry from the clutches of money lenders and to provide them credit at low rate of interest। तो बच्चे जब अगर आप लोगों ने सबने पैसे लगाए और आप एक दूसरे का वेलफेयर करना चाहते हो, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो हमेशा एक दूसरे के वेलफेयर के लिए बनती है, प्राइवेट वेलफेयर होंगे, नॉट पब्लिक वेलफेयर,
ठीक है, आप सब एक दूसरे का वेलफेयर करना चाहते हो तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखोगे कि ज्यादा? दूसरा बच्चे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स to provide credit to the farmers against mortgage of their lands. Loans are provided for permanent improvement of land, purchasing agriculture implements and for repaying old debts. So LDBs जो होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं बच्चे, ये आपको लैंड से पता चल रहा है, आपका जो है लैंड गिरवी रख लेते हैं अपने पास और उसके अगेंस्ट आपको लोन देते हैं। किसके लिए? देखो, अगर तो आपने क्या करना है, लैंड को इम्प्रूव करना है या आपने नया लैंड खरीदना है या फिर कोई भी पुराना लोन रीपे करना है, तब आपको ये एलडीबी जो है बैंक लोन देते हैं। ठीक है, एलडीबी। नेक्स्ट इज बच्चे सीबीसी, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। इनिशियली कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। पहले बहुत कम देते थे, है ना, अभी हमने पढ़ा ओनली 2%, यस लेस देन 2% था, आउट ऑफ विच 68% आप दे रहे थे, तो मतलब कितना कम, राइट? However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. कह रहे उसके बाद जब नेशनलाइजेशन होगी तो वहां इन्होंने भी पैसा जो है एडवांस करना शुरू कर दिया। Next is RRBs, which are regional rural banks. They are opened up in those areas where there is no banking facility. ठीक है, जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है वहां कहाँ होता है? आरआरबी होता है। कहाँ होता है, क्या होता है बेटा? आरआरबी होगा। The main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs in rural areas. तो rural areas में बच्चे अगर आपको credit facilities चाहिए, किसको? स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। आर्टिशंस, आर्टिशन कौन होता है? आर्टिस्ट जो हो गए बेसिकली, जो वो मूर्तियां कार्व करते होते थे, ठीक है ना, उन सब की बात कर रहे हैं। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जिनका छोटा कुछ वेंचर है, स्मॉल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उनको पैसा कौन देता था बेटा? आरआरबी देते थे, याद रखेंगे। ठीक है, ये लर्न करने वाला है, बाकी तो ऊपर नॉर्मल सा ही चल रहा था सारा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यस, इट इज एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक मैंने आपका इंपॉर्टेंट यही है, मतलब हेड है ये। यस, सेंट्रल मतलब टॉप मोस्ट। Bank for functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. तो ये कह रहे हैं कि ये किसका हेड है? वो सारे एरियाज का, वो सारे इंस्टीट्यूशंस का जो कि रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनका हेड कौन है? नबार्ड। ठीक है, तो बच्चे इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस नेमली कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबीज। हमने देखा ना अभी ऊपर ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो इनको स्ट्रेंथ और क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है? नबार्ड करता है। तो हेड है ना, ये हेड है। ठीक है, नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। अंडरलाइन लर्न करेंगे कौन से साल में? 1982। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ to credit institutions. Credit institutions like loans, CBCs, RRBs, and cooperative societies. Yes. So, besides providing finance to credit institutions, NABARD also provide financial assistance to non-farming sectors to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. नाम से बता रहे हैं ना, देखो, and rural development दोनों है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल। तो कह रहे हैं नॉन फार्मिंग एरियाज में भी बच्चे नबार्ड जो है क्या करता है? आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है सो दैट रूरल एरिया भी डेवलप हो सके। यस, सो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, नबार्ड क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल एड, हेल्प प्रोवाइड करता है कि इनको नॉन फार्मिंग सेक्टर्स को भी। ठीक है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड मतलब combined or connected, yes, connected rural development and prosperity of rural areas, rural and backward areas। तो ये देख लो, इसका ये लोगो है। ठीक है बेटा, दिख रहे? तो बच्चा कदम श्री द पुअर वुमेन बैंक बेटा। Kadam Shri was started in 1955 in Kerala as a small saving bank for poor women to encourage savings। ठीक है, ये ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आई थिंक पिछली बार बोर्ड में पेपर बना था और एक्सपेक्टेड है कि और भी बनेगा। ठीक है, तो कुछ और अगर मेरे को और भी मिलेगा तो वी विल डिस्कस, राइट? तो कह रहे कदम श्री जो है बेटा, इट वाज स्टार्टेड इन 1955। कहाँ पे? केरला में, जो कि क्या है? स्मॉल सेविंग्स बैंक है फॉर पुअर वुमेन, ताकि वो पैसा क्या कर सके? इकट्ठे कर सके
These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized. The Thrift and Credit Society mobilized ₹1 crores as thrift saving. कह रहे तो कदम श्री है, कब पहले कब आया बेटा 1955 में, और केरला में स्टार्ट हुआ था। जो भी गरीब औरतें थी, बच्चे, उनके हित में, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टार्ट किया गया। यहाँ पे स्मॉल सेविंग बैंक्स ओपन किए गए, और ये औरतें क्या करती थी, बच्चे पैसा जमा करते थे, और इन्होंने इतना पैसा जमा करके कि ये आगे क्या करते थे, पैसों को बच्चे यूज कराते थे, मोबिलाइज मतलब चैनलाइज, इधर उधर लगवा देते थे, ठीक है। और कितना पैसा ये जोड़ चुके थे बच्चे, 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो दोबारा से देख लेते हैं बेटा, कदमश्री कब हुआ था? 1955। कहाँ पे? केरला में। क्यों हुआ था? पुअर, पहले बात करो ना कि पुअर वुमेन फॉर इंकरेजिंग सेविंग्स, यस। उसके बाद बेटा ये क्या है? लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक है, कहाँ पे? एशिया में। एशिया की लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स है जो कि मोबिलाइज करते हैं क्या? पार्टिसिपेशन मतलब सेविंग्स को। फिर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, थ्रिफ्ट मीन्स फास्ट, है ना? थ्रिफ्ट मीन्स वेरी वेरी फास्ट एंड स्मार्ट, राइट? एंड क्रेडिट सोसाइटी मोबिलाइज 1 crore as थ्रिफ्ट सेविंग्स, ओके। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है बेटा? एंड बैंक लिंकेजेस परफॉर्मेंस फॉर माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल, राइट? So SHGs emerged as a major micro finance program in the country in recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to formal banking system. उन लोगों को हेल्प करता है, सेल्फ हेल्प है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो बच्चे ये उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है जिनके पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो बैंक्स तक पहुंच सके। क्योंकि देखो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कहीं पे भी बैंक्स नहीं होगा, तो वहां पे कौन पहुंचता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पहुंचते हैं, यस। So their target group comprise of small and marginal farmers, agriculture, non-agricultural laborers, artisans, etc. तो ये farmers को तो help करते करते, artisans और laborers को भी help करते करते, ठीक है बेटा। SHGs promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member। बात वही है, देखो ये क्या एक तरह का NGO लग रहा है ना तुम्हें। ये क्या करते हैं, उसके मेंबर्स जो है ना खुद पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। फ्रॉम द पूल्ड मनी, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम्हारे को लगेगा है तो ये क्या एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ, लेकिन विच इज रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ये क्या आप क्या करोगे? रीपे करना पड़ेगा स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। By March 12, more than 43 lakh self-help groups have reportedly been credit linked। कितने बच्चे? 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो क्रेडिट लिंक्ड भी। क्रेडिट लिंक्ड मतलब कि क्रेडिट चेन में कहीं ना कहीं हमारे पास आ चुके हैं, वेरीफाइड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। However, the borrowing are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for productive purpose। कह रहे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये कंजम्पशन पर्पस में ही यूज हो रही है, लेकिन इसमें क्या है बच्चे, प्रोडक्टिव पर्पस जो है इतना नहीं है, मतलब इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग और हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, बट जस्ट कंजम्पशन, ये थोड़े सा लैक कर रहे हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ बच्चे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे आ जाओ। पहली बात तो ये क्या है, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ के सारे जो मेंबर्स हैं कुछ कुछ पैसे इकट्ठे लेके आते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, और फिर जो भी नीडी मेंबर है उसको एक बारी के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो क्या है, इंसान इजी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में उसको रीपे करता है बेटा, ठीक है। और ये सिर्फ फार्मर्स को ही दिया जाता है कि रूरल आर्टिसन और लेबर्स के लिए भी? यस, उन लोगों के लिए भी है। उसके अलावा मुझे यस 43 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो क्या क्रेडिट लिंक हो गया, वेरी गुड। एंड इट हैज आल्सो हेल्प्ड इन विमेन एम्पावरमेंट, मतलब औरतें भी इससे काम कर पाई हैं, है ना, इसकी हेल्प से। और इसके अलावा एट पे क्या हमने एक और बात करी थी, यस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन पे सारा पैसा लग रहा है और प्रोडक्टिव पर्पस पे इतना नहीं लग पा रहा। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रूरल बैंकिंग एंड प्रॉब्लम्स है बच्चे, फिर सजेशंस है हमारे पास, ठीक है। तो आज देख लेते हैं positive effects of rural banking। Productive lending by institutional sources have increased farm and non-farm output, income and employment। farm and non-farm output मतलब farm तो क्या हो गया, बस
तो नॉन फार्म क्या हुआ फिर? सारे तरीके से हो गया, एनिमल्स वगैरह भी सारे आ गए ना फार्म में बेटा। ठीक है। आउटपुट मतलब की प्रोडक्टिविटी, इनकम मतलब जो पैसा आया और उसमें लोग भी एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों को काम भी ज्यादा मिला। इट हेल्प द फार्मर्स टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटीज एट अ वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। ठीक है, प्रोडक्शन नीड्स भी उनकी फुलफिल हो पाई इससे, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज हर एक को मिल रही थी जिस जिसको जरूरत थी। आदित्य, उसके बाद बोलते इंक्रीज इन फार्म आउटपुट, इंडिया हैज अचीव्ड फूड सिक्योरिटी एंड हैज अबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। तो अब देखा तुमने कोल्ड स्टोरेज, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे क्योंकि इस फैसिलिटी की वजह से, क्योंकि सबको क्रेडिट मिल पा रहा है तो प्रोडक्शन हो पा रही है। प्रोडक्शन कभी कभी इतनी अच्छी भी हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल स्टॉक पड़ा है अभी भी, कि अगर इतना टाइम तक अगर कोई प्रोडक्शन नहीं भी हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द कंट्री। राइट, तो कोल्ड स्टोरेजेस की बात हो रही है। प्रॉब्लम्स क्या है बेटा? Formal institutions have failed to develop culture of thrift and deposit mobilization। कह रहे इतनी फास्ट फॉर्मल सिस्टम मतलब ये जो बैंक्स वगैरह कह रहे इतनी फास्ट नहीं कर पा रहे जो कि इनफॉर्मल सेक्टर्स कर पा रहे हैं सिर्फ भी। ठीक है। दूसरा, इट हैज प्रूवन टू बी टोटली इनएडिक्वेट। क्या एडिक्वेट फैसिलिटीज है? जितना पैसा फार्मर को चाहिए उतना क्या उसको मिल रहा है हर जगह पे? उस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। इट इज स्टिल इनएडिक्वेट। राइट, इट इज नॉट फुली इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे भी नहीं हो पा रही। ठीक है। लास्ट इज go to requirements of collateral, large proportion of poor rural households are excluded। कह रहे हैं अगर हम collateral की बात करें, ठीक है, collateral means additional, जो साथ में होती है। ठीक है, सो कह रहे हैं अगर हम collateral requirement पे जा रहे हैं तो लास्ट पोर्शन ऑफ पोर्ट रूरल हाउसहोल्ड्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं ना कि रूरल हाउसहोल्ड्स के बारे में हम कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं उसको इंक्लूड ही नहीं किया कि रूरल हाउसहोल्ड को कैसे हमने इंप्रूव करना है, कैसे डेवलप करना है, उसको तो कहीं पे पिक्चर में ही नहीं लाया गया। ठीक है। ड्यू टू लेंडिंग ऑफ अनवर्दी बोरोवर्स देयर इज अ लैक ऑफ इफेक्टिव लोन रिकवरी, एज अ रिजल्ट लोन डिफॉल्ट रेट्स आर वेरी हाई। कह रहे बहुत सारे लोग जो है जो कि पैसा नहीं दे पाते, उसकी वजह से क्या बच्चे डिफॉल्ट हो रहे हैं। डिफॉल्ट हो रहे हैं तो रिकवरी नहीं हो पा रही। राइट, suggestions क्या बच्चे? banks need to change their approach from just being money lenders to building up relationship between banks, banking and the borrowers। कह रहे सिर्फ पैसे लेंड करने की जगह एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ किसके बीच में? बैंकर्स और लेंडर्स, बोरोवर्स के बीच में। बट क्या ये कभी पॉसिबल है किसी तरीके? दूसरा है द नीड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग द रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, थ्रिफ्ट सेविंग होगा। ठीक है, कि किसी तरीके जो है हम पैसा सेव करें। रूरल हाउस होल्ड को बोला जाए कि तुम पैसा सेव करो। राइट, फार्मर शुड बी टॉट अबाउट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब किस तरीके से उन रिसोर्सेज को इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, इफ यू प्रोड्यूस इट, इफ यू यूज इट इन प्रोडक्टिव सोर्सेज, इट इज गोइंग टू बी मच बेटर। ठीक है, टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन रीसेंट ईयर्स all those adults are encouraged to open a bank account as a part of scheme under Jan Dhan योजना। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। जन धन योजना के ऊपर प्लीज अंडरलाइन करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। जन धन योजना, those bank account holders can get rupees 1 to 2 lakh accidental insurance coverage and overdraft facility of rupees 10,000 and get their wages if they get any government related jobs and work under Magnera। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे? जन धन योजना जो है ऑपरेट कराई, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो भी एडल्ट्स है उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब उस बैंक अकाउंट में बच्चे ये कहा गया है कि कितना पैसा आप ला सकते हो। तो बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन गेट 1 to 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज। मतलब अगर कुछ भी तुम्हारे को पैसा जो है तुम अगर बचा रहे हो, ठीक है, और अगर कभी से सपोज बाढ़ आ गई, कुछ भी एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है, ये बैंक्स जो है वो कितने का कवर देंगे इंश्योरेंस का? 1 से 2 लाख तक का। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको कितने मिलेगी? 10,000 से। सपोज आपके बैंक में 1 लाख है, आपको 1,10,000 की जरूरत है, तो बैंक आपको 1,10,000 रुपए जो है प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एंड गेट द वेजेस। और अगर तुम्हारे को से सपोज मैग्नारा के थ्रू अगर आपको जॉब मिली है तो आपको वेजेस भी यहाँ पे इसके थ्रू, इस बैंक अकाउंट के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, मतलब इसी बैंक अकाउंट में मिल जाएंगी। ठीक है,
ओल्ड एज पेंशन भी बच्चे यही आएगी अगर आएगी तो, एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स वगैरह भी जो गवर्नमेंट की होंगी वो इसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो जन धन योजना में दोबारा से आज बच्चे एडल्ट्स को इंकरेज किया जाता है कि वो पैसे यहाँ पे जोड़े। ठीक है, 1 से 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज कवर मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000। उसके बाद हमने बात क्या करी कि यहाँ पे अगर से सपोज आप मैगनारा के थ्रू आपकी जॉब लगी तो जितने भी वेजेस हैं वो भी इस अकाउंट में जाएंगी। अगर पेंशन आप रिसीव कर रहे हो तो वो भी इसमें ही आएगी। एंड लास्ट क्या था, अगर सोशल सिक्योरिटी जो पैसे आते थे स्कीम्स के तहत जो पैसे कटते थे वो भी इसी के अंडर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, देर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस, तो जीरो बैंक बैलेंस भी चलेगा इसमें, यस जीरो बैंक बैलेंस वाला जो है। ठीक है, दिस हैज लेड टू मोर देन 50 करोड़ पीपल ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, यस स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम पीरियड। यस, हो गया था कंपल्सरी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पहले मतलब जितने भी लेबर वाले होते हैं आपने देखा होगा बैंक में लाइनें लगा लगा के खड़े होते थे, क्योंकि अगर वो पैसा उसमें नहीं करते थे, अपनी बैंक अकाउंट नहीं खोलते थे तो पैसे नहीं मिलते थे। ऐसा कुछ सीन था, मुझे ध्यान नहीं है ना, अब तो इतना नहीं होता फिर भी, क्योंकि अब सबके खुल ही गए हैं बैंक अकाउंट और डायरेक्टली पैसे आ जाते हैं उसमें। सॉरी, फिर है इनडायरेक्टली इट हैज प्रमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो पैसे किसके बचा रहे, दैट मींस सेविंग हैबिट एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और किस तरीके से आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करनी है, पैसा जो है जोड़ना और उसको यूज करना है, वो भी इसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाया बच्चे। Banks could mobile funds of more than 2 lakh crores through these accounts। कह रहे बैंक ने जो है इसके थ्रू 2 लाख करोड़ पैसा जो है इधर से उधर ट्रांसफर किया है, मोबाइलाइज। ठीक है ना, ठीक है। आज दोबारा से बच्चे, जनधन योजना में क्या है, बैंक अकाउंट होल्डर्स को 1 से 2 लाख तक का इंश्योरेंस क्रेडिट मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 की होती है, और बैंक कह रहा कि जो भी वेजेस है वो आएगी, ओल्ड एज पेंशन आएगी, और वो यहाँ आएंगे। फिर नो बैंक बैलेंस, यस, और और मोबिलाइज फंड के कितने, 2 लाख करोड़। यस, सेविंग हैबिट भी करिए, वेरी गुड, और एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी किया, वेरी गुड। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेक्स्ट क्लास में करना भी करना है। हाँ, वो थोड़ा ये ना, ये ऐसा ही है। चलो, वेट लेट मी सी इफ वी कैन गेट थ्रू दिस थिंग, ये बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।